मेरा नाम असलम है। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अपनी बीवी और तीनों बेटियों के साथ आसूदा जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपने जाती कारोबार है। तीनों बेटियां अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं और बड़ी बेटी किरण यूनिवर्सिटी होती है। शहर के एक पोश एरिया में नया घर लिया हुआ है। घर में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक सुबह रोज के मामूल के मुताबिक मैं किरण को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। दौरान ड्राइव में किसी से फोन पर बात कर रहा था। किरण फ्रंट सीट पर खुले बालों पर से दुपट्टा हटाए बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आगे सिग्नल पे मैंने गाड़ी रोक दी थी। मैं फोन पे बात करने के साथ साथ सिग्नल खुलने का टाइम भी देख रहा था। कॉल काटकर मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया। किरण की तरफ देखा और कहा, बेटा 100 बार कहा है दुपट्टा ना सर से हटाया करो। किरण अपनी साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने लाशौरी तौर पर इसकी तरफ देखा। रोड साइड पे बने फुटपाथ पे सफेदे के दरख्त के नीचे और किरण की साइड पे सामने एक मटियाले रंग का कुत्ता खड़ा था और किरण की तरफ देख ही रहा था और साथ दुम हिला रहा था। कुत्ता और गाड़ी के दरमियान मुश्किल 7-8 फुट का फासला रहा होगा। मैं किरण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मेरी बेटी किरण पालतू जानवरों की बेहद शौकीन है। हमारे घर में 2 बिल्लियां, तोते, मोर और कई और पालतू परिंदे किरण ने अपने शौक की वजह से रखे थे। किरण को इतनी महवियत से कुत्ते की तरफ देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कुत्ता पालने की ख्वाहिश न कर देना। किरण ने मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा दी। सिग्नल इस दौरान खुल चुका था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। किरण अभी भी साइड मिरर से पीछे देख रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10-12 मिनट के ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी आ गई। मैंने किरण को उतारा और वापस चल दिया। अभी मैं घर के सामने पहुंचा था कि किरण की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करते ही कहा कि नहीं बेटा, कुत्ता घर नहीं रखने देना मैंने। मगर आगे से किरण की घबराई सी आवाज आई, अबू मुझे घर ले जाए, मेरा दिल घबरा रहा है और मेरा सर दर्द से फट जा रहा है। मैंने ये सुनते ही कॉल काट दी और जल्दी से गाड़ी मोड़कर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। कुछ मिनट में मैं किरण के पास था। किरण बेंच पर बैठी थी और दोनों हाथों से इसने सर पकड़ा हुआ था। मैंने इसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वापसी पे मैं बार बार पूछे जा रहा था कि किरण क्या हो रहा है, मगर किरण ने कोई जवाब न दिया, बस सर को पकड़कर बैठी रही। मैंने परेशानी के आलम में किरण की अम्मी को फोन करके कहा कि जल्दी से गेट के बाहर आओ, किरण की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल जाना है। मेरा घर अस्पताल जाने के रास्ते में है। घर के गेट पर किरण की माँ परेशान खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही इसने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद लाइलम था। अस्पताल का रास्ता अभी हम तय ही कर रहे थे कि किरण ने बेहद ऊंची आवाज में कहा, अबू मैं अब ठीक हूँ, अम्मी से कहें ऊंचा बोलना बंद करें और मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे घर वापस ले चलें। मैंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तबीयत ठीक हो गई है, मगर अस्पताल डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। मगर किरण मेरी बात काटते हुए सख्त गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, अगर आपने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़ी तो मैं चलती गाड़ी छलांग लगा दूंगी। मैंने किरण की माँ की तरफ हैरानी से देखा। वो खुद मुंह खोले मुझे देख रही थी। मैंने गाड़ी का लॉक चेक किया। गाड़ी ऑटो लॉक पे की थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और घर की तरफ मोड़ दी, मगर मैं हैरानी के साथ अफसोस की कैफियत में था। मेरी बेटी ने मेरे साथ या अपनी माँ के साथ इस लहजे में कभी नहीं बात की थी। मैं हैरान था कि कुछ देर पहले किरण ने मुझे चाय बना के पिलाई थी। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी की और घर से निकलते वक्त माँ को कहा था कि मार्केट जाना है, जहाँ को जहन में रखिएगा। और हम बातें करते घर से निकले थे। ये सब अचानक क्या हुआ है? खैर इतनी देर में हम घर के सामने पहुँच गए। किरण को मैं अपने कमरे में ले आया और बेड पे लेटा दिया। किरण बिल्कुल खामोश थी। मैंने किरण के पास बैठकर इसके माथे को सुलहाते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ था मेरी बेटी को? किरण के माथे पे हाथ रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि किरण को बहुत तेज बुखार है, मगर मेरी बात का किरण ने कोई जवाब न दिया। इसकी माँ ने किरण का सर दबाना चाहा, मगर किरण ने वो बिना दबाने दिया। बेड से उठते ही इसने कहा, मैं अपने कमरे जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं और किरण की माँ हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इसकी माँ रोने लग गई कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने कहा, रोना बंद करो, लगता है बुखार इसके सर को चढ़ गया है, तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को जाके मिलता हूँ। शाम तक किरण की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। हैरान कन बात यह थी कि किरण को ये सब याद ना था। इसकी माँ ने जब इसे बताया तो वो भी हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि वो इस लहजे में बात करे। मैंने इसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जब बुखार सर पर चढ़ जाए तो इंसान को एहसास नहीं रहता। मेरी आदत है, मैं जल्दी सो जाता हूँ। किरण को बाकी घर वालों के साथ बातें करता और टीवी देखता छोड़कर मैं सोने चला गया। मेरी आँख किरण की अम्मी की मुझे झंझोरने पर खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। दोनों छोटी बेटियां और किरण की माँ मुझे कह रही थी कि देखिए किरण को क्या हो गया है।
मैं बदहवासी में किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने बिस्तर पर ऊंधी पड़ी थी, इसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और मुंह से हूं की आवाज आ रही थी। मैंने किरण को उठा लिया। अजीब सी बदबू इसके वजूद से आ रही थी। मैं इसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा और कुछ देर बाद हम अस्पताल थे। मेरी परेशानी अब हैरानी में बदल हुई थी, क्योंकि जैसे ही किरण को गाड़ी में बिठाकर घर के गेट से गाड़ी बाहर निकाली थी, किरण ठीक हो गई थी और इससे होश आ गया था। और इस बार भी सुबह की तरह वो चिल्लाई थी, मैंने अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। मगर मैंने गाड़ी अस्पताल ही आकर रोकी थी। डॉक्टर ने तसल्ली से चेक करके कहा कि किरण बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को जब सारा वाक़ा सुनाने की कोशिश की तो इसने मेरी बात काटते हुए कहा कि ये डिप्रेशन के दौरे हैं और कुछ नहीं हो सकता। आपकी बेटी को कोई टेंशन है, बाकी कोई मसला नहीं है। अस्पताल से घर वापस आते वक्त मैंने परेशानी में सोच रहा था कि वो क्या वाकई किरण को डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं। सच आकर किरण की माँ तीनों बेटियों के साथ इनके ही कमरे में सो गई। रात के जाने के इस पहर सोचते सोचते मैं भी सो गया, मगर सुबह सादिक के वक्त किरण की माँ ने मुझे उठा दिया। इससे बोला नहीं जा रहा था। इसके मुंह से किरण का नाम सुनते ही मैं किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने कमरे के फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर इसे उठाने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। किरण के आधे सर के बालों से इसके घुटने बंधे थे और आधे सर के बालों से इसके हाथ पीछे करके बंधे थे। मेरी दोनों छोटी बेटियां सहमी सी एक तरफ खड़ी थी। मैंने जल्दी से बालों की दोनों गांठ खोलने की कोशिश की। हैरानकुन बात यह थी कि ना घुटनों के पास से बालों की गांठ खुल रही थी, ना ही हाथों पर बंधी गांठ। पता नहीं कैसे वो गांठ खुली। मैंने किरण को उठा के इसके बिस्तर पर लिटाया। किरण के वजूद से इंतहाई बदबू आ रही थी। कमरे में खड़ा होना मुहाल हो रहा था। जैसे मैंने बालों की गांठ खोली, किरण का जिस्म ढीला हो गया था और इसके मुंह से आवाज आना बंद हो गई थी। इसकी माँ ने बताया कि मैंने किरण के साथ ही इसके बिस्तर पर सोई थी। मेरी आँख किरण के मुंह से निकलने वाली आवाज से खुल गई। मैंने देखा कि किरण फर्श पर इसी हालत में बैठी है। मैंने फौरन उठकर इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म इतना वजनी था आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दोनों बच्चियों को उठाकर मैं आपकी तरफ भागी। ये कहकर वो रोने लगी। ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है। मैंने इसे चुप हो जाने को कहा। इतने में किरण ने आंखें खोल ली थी। मैं इससे पूछने लग गया कि बेटा क्या हुआ है। इसने कमजोर आवाज में नकाहत बड़ी लहजे में कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस जिस्म में बहुत दर्द है। मैंने इसकी बात सुनकर इसे दिलासा दिया, मगर मेरे दिमाग में आ गया था कि ये क्या मामला है। एक बात मैंने नोट की थी कि इसकी कैफियत में गर्दन के जिस्म से इंतहाई गंदी बदबू आने लग जाती है, मगर जैसे वो नॉर्मल हो जाती है बदबू आना भी बंद हो जाती है। सुबह हुई। मैंने किरण की अम्मी से मशवरा करके अपने एक जाने वाले जो कि आमिर हैं इनसे बात की और इनको घर ले आया। इन्होंने हिसाब वगैरह किया, किरण को देखा और कहा इस पर बहुत सख्त जादू है और इसका ये तोड़ है। मैंने कहा आप करते हैं। वो काफी देर पढ़ते रहे। पढ़ने से फारिग होकर इन्होंने कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। सारा दिन खैरियत से गुजर गया। इस रात किरण की माँ ने हाल कमरे में सबके बिस्तर लगा दिए थे। रात के किसी पहर मेरी आँख खुली। मैंने किरण के बिस्तर की तरफ देखा। किरण अपने बिस्तर पर ना थी। मैंने फौरन उसकी माँ को जगाया और उठकर किरण के कमरे की तरफ गया। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने लाइट जलाई, मगर कमरा खाली था। हम मियां बीवी ने सारे कमरे चेक किए, मगर किरण कहीं नहीं थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन में कमरों की चेक किया, वहाँ भी किरण को ना पाकर मेरे आसान खता हो रहे थे। परेशानी से मेरे कदम मनोवजनी हो रहे थे। मैं और किरण की माँ पागलों की तरह घर का कोना कोना छान रहे थे। हम नीचे पोर्शन में पहुँचे। मैं भागकर हाल की दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा कि सहन की तरफ जाऊं, मगर दरवाजे को अंदर से लगी कुंडी देखकर मैं रुक गया। इतनी देर में किरण की माँ ने कहा कि स्टोर में देखें। मैं इन्हीं कदमों से वापस मुड़ा और स्टोर की तरफ भागा, मगर स्टोर के दरवाजे की कुंडी बाहर से ही बंद थी। मैंने मायूसी से स्टोर का दरवाजा खोला। इंतहाई गंदी बदबू मेरे नाक से टकराई। स्टोर में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई, मगर किरण स्टोर में ना नजर आई। स्टोर में बदबू बता रही थी कि किरण स्टोर में है। अचानक मेरे कानों में हूं की आवाज आई, जो कि किरण की ही थी। मैंने आवाज की समत देखा जो स्टोर में बने ऊपर छत के रूफ स्टोर से आ रही थी। मैंने संदूक पर चढ़ गया और रूफ स्टोर के अंदर झांका। मेरे सामने सामान के बड़े कॉटन पड़े थे और कॉटन के पीछे से हू की आवाज आ रही थी। मैंने कॉटन साइड पे किए। रूफ स्टोर के आखिर में दीवार से टेक लगाए किरण घुटनों में सर दिए बैठी थी। मैंने अपने दोनों हाथों पर वजन डालकर उछल कर रूफ स्टोर में चला गया
और 2 जानू बैठकर मैंने किरण की तरफ बैठकर किरण को पुकारा, मगर किरण ने कोई जवाब ना दिया। वो मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी और इसके मुंह से बस हूं की आवाज निकल रही थी। मैंने इसे टांग से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इसका मुंह घुटनों पर था और बाल इसके घुटनों के नीचे गांठ की सूरत बंधे थे और बाकी बालों से इसके दोनों हाथ पीछे कमर पर बंधे थे। खुदा ये लम्हा किसी बाप को ना दिखाए। मैं जल्दी से नीचे संदूक पर उतरा और संदूक पर खड़ा होकर मैंने किरण को उठा लिया और इससे संदूक पर बिठाया और इसके बाल खोलने की कोशिश करने लगा। इसकी माँ भी रोती हुई मेरी मदद कर रही थी, मगर बालों की कांडी न खुली। मैं संदूक से नीचे उतरा और किरण को उठाकर स्टोर से बाहर निकाला और हाल में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए और किरण मेरे हाथों से गिरती गिरती रह गई। मेरी दोनों बेटियां नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। दोनों के आपस में सर मिले थे और उनके मुंह से हो की आवाजें निकल रही थी। किरण की माँ चीखती हुई बेटियों की तरफ लपकी। मैंने किरण को इसके बिस्तर पर लिटाया और मुड़कर फर्श पे गिरी बेटियों को उठाने की कोशिश की। दोनों के बाल आपस में बंधे थे और दोनों के वजूद से बदबू आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों के बाल खोले और इनको उठाकर इनके बिस्तर पर लिटाया। एक अजीब से खौफ का एहसास हो रहा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। किरण की माँ की रोने की आवाज भी मुझे खौफ में मुतला कर रही थी। मैंने फोन उठा के इस यामल को फोन मिलाया। घंटी जा रही थी मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। खैर 30 दफा की कोशिश में इसने कॉल अटेंड कर ली। इसकी नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से कहा कि मेरे घर में मुसीबत आ गई है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काटी और किरण की माँ को तसल्ली दी और बच्चियों के पास ही रुकने की ताकीद करके हाल का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हाथ से निकलते ही मेरी नजर सामने पड़ी और मैं खौफ के मिले जुले एहसास से ठटका कर रह गया। मेरे सामने मटियाले रंग का कुत्ता बैठा था। एक लम्हा मैंने आवाज मज्जिम करके इसे हाथ के इशारे से खुश खुश करके इसे डराया। कुत्ता उठा और बड़े आराम से चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। गेट के पास पहुंचकर इसने छलांग लगाई और गेट से मुल्हक दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं हैरान था कि ये कुत्ता कहां से आ गया। कुछ देर में मैं आमिर साहब के पास पहुंच गया। वो बेचारा मेरे इंतजार में था। हम इसी वक्त वापस रवाना हो गए कि मैं घर पहुंचा तो हाल में दाखिल होते ही मुझे तसल्ली का एहसास हो गया। तीनों बेटियों को होश आ गया था और अपनी माँ से चिमटी बैठी थी। आमिर साहब ने सबको दम किया, पानी पिलाया और पढ़ने बैठ गए। कोई आधा घंटा पढ़ने के बाद कहने लगे मैंने हसार कर दिया है, अब ऐसा ना होगा। मैंने आमिर साहब से पूछा आमिर साहब ये सब क्या माजरा है? तो वो कहने लगे जादू की वजह है और कुछ नहीं। कुछ रिश्तेदार आपसे रिश्ता लेने चाहते हैं, ये सब इसी की शरारत है। आमिर साहब ने वापस जाना चाहा। मैंने किरण की माँ को दोबारा बच्चियों के पास ही रुकने की ताकीद की और आमिर साहब को छोड़ने चला गया। हम अभी रास्ते में ही होंगे कि फोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ किरण की माँ थी जो बता रही थी कि किरण को दोबारा कुछ हो गया है और इसके हाथ पैर मुड़ गए हैं। मुझसे ये है कि मैंने इसके बाद ना कोई आमिर ना कोई पीर छोड़ा। सब ने अपना अपना राग अलाप कर इलाज किया। कुछ ने तो बच्चियों पर चढ़ाई करते वक्त थप्पड़ भी मारे। कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारे आस्थाने छोड़ जाओ, 3 दिन के लिए फिर ठीक होंगी। अब आप बताएं मैं नौजवान बच्चियां कैसे किसी गैर मर्द के हाथ छोड़ सकता हूँ। एक माह होने को है, मेरे घर से सुकून खत्म हो गया है। मेरी बेटियां पूरे खानदान में मौजूद जिक्र बन गई हैं। खानदान में करीबी रिश्तेदारों में 2 शादियां हुई और दोनों घरों ने फोन करके कह दिया कि बराए मेहरबानी बच्चियों की शादी है, आप दोनों मियाँ बीवी ही आइएगा, अपनी बच्चियों को ना लाइएगा। मेहमानों ने बुरा मनाना है, शादी का मौका है, सबकी बच्चियां होंगी, ऐसे किसी और को असर ना हो जाए। इस 1 महीने में दोनों पालतू बिल्लियां मर गई। तोते रहे ना मोर न चिड़िया, कोई पालतू परिंदा नहीं बचा। अब ये आलम है कि कभी कोई बच्ची वॉशरूम में बालों से बंधी हुई मिलती है, कभी कोई बच्ची स्टोर में। एक दिन तो हद हो गई। किरण अपने कमरे में दीवार में बने कपड़ों की अलमारी में बंद क्वार्टरों के अंदर बालों से बंधी बेहोश पाई गई। आजकल घर में हर वक्त अजीब सी बदबू फैली रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी दूर से आपको लेने आया हूँ। अरशद साहब मेरे इस दोस्त की बहनोई है। मेरे दोस्त की बीवी ने अरशद साहब की बीवी से बातों बातों में जिक्र किया तो उन्होंने आपको बताया। बदर भाई आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो प्लीज मेरे साथ चलें, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। ये कहकर असलम साहब खामोश हो गए। मैं जो काफी देर से खामोश बैठा हैरानी से असलम साहब की ये सारी बातें सुन रहा। इनको खामोशी इख्तियार करता देखकर आमीन कहकर उठकर इनके साथ जाने के लिए तैयार होने अंदर चला गया। असलम साहब अपने दोस्त के हमरा इनके साथ सारी रात का सफर करके आज सुबह सुबह मेरे एक करीबी तलक वाले अरशद साहब के हमरा मेरे पास आए थे। हाल अहवाल के बाद इन्होंने अपना मसला बताना शुरू किया था और बिना रुके सारा मसला बताया था, जिसे सुनकर ही मैं समझ गया था कि ये सारा मसला आसाब से तल्लुक रखता है।
तकरीबन 1 घंटे बाद अरशद साहब को इनके घर छोड़कर हम असलम साहब के घर जाने के लिए शहर से निकल रहे थे। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे जब हम असलम साहब के घर पहुंचे। असलम साहब के दोस्त रास्ता में ही उतर गए थे। गाड़ी से उतरने के बाद मैं असलम साहब की हमराही में इनके घर के हाल कमरे में पहुंचा, जहाँ इनकी तीनों बेटियां और इनकी बीवी मौजूद थी। घर में भैली मकरू बदबू और एक मखसूस नहुसत असायद की मौजूदगी का मुंह बोलता सबूत था। बच्चों के चेहरे की जर्दी माल रंगत देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था। इस्लाम दुआ के बाद असलम साहब मुझे ड्राइंग रूम के बजाय एक बेडरूम में ले आए। इनका कहना था कि मैं फ्रेश हो जाऊं, इसके बाद खाना तैयार है। मैंने कहा खाना तो आप किरण और बच्चों को ठीक होने के बाद ही खाऊंगा। आप इस वक्त किसी सूरत एक मुर्गी का बंदोबस्त करें। मैंने वुज़ू किया और तीसरे कलमे का वेद करता हुआ असलम साहब के हमरा हॉल कमरे की जानिब बढ़ गया। इस रात के दिन बड़ी सहर के वक्त तकरीबन 4 बजे के बाद मैं असलम साहब और उनकी तीनों बेटियों के साथ किरण की यूनिवर्सिटी के रोड पे सफेदे के दरख्त के नीचे गाड़ी रोककर अपने सामने खड़े एक मंडियाले रंग के कुत्ते के आगे इस ज़िबा-शुदा मुर्गी रात कर रहा था। तीनों बच्चियां और असलम साहब मेरे पीछे खड़े थे। कुत्ते ने मेरे पीछे देखने की भी जुर्रत ना की। अपना बड़ा सा मुंह खोला और मुर्गी उठाकर धुंध बड़े अंधेरे में गायब हो गया। इस वक्त फजर की अज़ान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने सुकून का सांस लिया और असलम साहब से कहा, भाई साहब रात जितनी काली और बड़ी हो दिन हो ही जाता है। इस नई शहर आपको मुबारक हो। चलें घर चलें, बहुत भूख लगी है। ये वाक़या पिछले साल के महीना जनवरी का है। असलम साहब से मेरी अक्सर बात होती रहती है। किरण और इसकी बहनें अब बिल्कुल ठीक हैं, इनसे भी बात होती है और हर बार मैं इनको ताकीद करता रहता हूँ कि रास्ते में दुपट्टा नहीं उतारना। मैंने अपनी औलाद की 18 साल जिंदगी में एक बाप की बेबसी इससे बढ़कर नहीं देखी। मुझे यूँ लगता है जैसे असलम साहब की मदद करके मेरा अमलियात सीखने का मकसद पूरा हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक आमूज़ और पुरस्कार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।